15%, 20% मुसलमान तो झेले नहीं जा रहे, कुछ नमूने इस देश में अखंड भारत बना करके 45 करोड़ और मुसलमानों को भारत में जोड़ना चाहते। राष्ट्र की परिभाषा में ये बात है क्या? क्या आपने यही भरोसा 26 जनवरी 1950 को इस देश के नागरिकों को दिया था? आपने यही भरोसा दिया था कि एक इबादत घर के भीतर से निकलकर कुछ लोग तलवार और त्रिशूल लेकर दूसरे इबादत घर के सामने जाकर के उन्हें जलील करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे? क्या उस राष्ट्र की बुनियाद में यही था कि मीडिया में बैठ करके लगातार कुछ समुदायों को, जैसे आरक्षण वाला कोई गलती कर दे तो कहा जाता था ये दलित, पिछड़े, आदिवासी है, होते ही नकम्मे हैं, मेरिट नहीं है इनमें, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? वैसे ही वर्तमान चुनौती ये है कि भारत के संविधान को बिल्कुल छेड़खानी किए बिना, जैसे बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद दिल में गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार के विचारों को लागू किया जा रहा है, वैसे ही इस देश में भारत के संविधान के पन्नों को बिना फाड़े, बिना जलाए इस देश में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था उसी गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते हुए चले गए। अगर कोई महात्मा था तो वो एक था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, बाकी का कोई अस्तित्व हमारे इस वंचितों शोषितों के लिए नहीं है। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार से लेकर तथागत बुद्ध तक जाइए, कबीर, रविदास, पलटू, दादू, भीखा तक जाइए, उस पूरी विरासत की लड़ाई में केवल दो ही किस्म की लड़ाई थी। पहला सेल्फ डिग्निटी, स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई। पूरी विरासत इसी आत्मसम्मान की लड़ाई की है। पेरियार ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई सम्मान नहीं था, इसलिए कि उनके समुदाय के बीच क्लेम करना था कि हाँ 90% आप कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, आपने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। ये तो चंद जातिवादी लोगों ने आपके हिस्से की चीज हकमारी करके आपको पीछे ढकेला, वरना पीछे नहीं थे। अगर ये आगे थे, इनकी धर्म की किताबों में सब लिखा है, तो भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति होना चाहिए था। जितने मोबाइल, जितने कपड़े, जितने ऑडिटोरियम, जितनी लाइटिंग, ये सब भारत में खोज होनी चाहिए थी, इनकी धर्म की किताबों में होनी चाहिए थी। भारत का संविधान, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो एक वाकया उसमें आया कि इस संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ लोगों ने सलाह दी, आप सब जानते होंगे बेहतर मुझसे, कुछ लोगों ने सलाह दी कि भगवान के नाम से शुरू हो। एक आध सलाह ये भी थी कि खुदा के नाम से शुरू हो। बाबा साहब इतने तो खेल करने में माहिर थे कि जहां लगता था कि गड़बड़ है वहां वोटिंग कराते थे, और जिस बात से लगता था कि अगर समझौता हुआ तो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उसको एक मुश्त पास करा करके मूल अधिकार में रखते थे। मूल अधिकार में रखा उन सब चीजों को जिसके अवहेलना आप नहीं कर सकते। तो वोटिंग हुई कि भारत का संविधान किसी भगवान या खुदा के नाम पर शुरू हो, और उस वोटिंग में हम सब के लिए ये बड़ी बात है कि उस दौर में खुदा और भगवान सब हारे थे। वी द पीपल, हम भारत के लोग जीते थे, जिससे भारत का संविधान शुरू हुआ। और आज इसी जो वी द पीपल है ना, इसी को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। अखंड भारत का नारा देने वाले इस देश को खंड खंड भारत में तोड़ रहे हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। चार दीवारियां बन रही हैं साहब, हमारे अपने घरों के रिश्तों में, हमारे दोस्ती यारी में, और हमारे अपने साझा सुख और साझा दुख के बीच धर्म और जाति खड़ी हो गई है। ये जिम्मेदारी हमारी है। तो पहली चीज वर्तमान परिदृश्य की कि वो जो साझापन था ना, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की यारी का जो भारत था, जो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों मिलकर काम करना चाहते थे। भगत सिंह की शहादत हुई तो उसके बाद कुछ ही अरसों में पेरियार ने, और अपने पत्र समता और मूक नायक में बाबा साहब ने अपना पूरा संपादकीय भगत सिंह के नाम लिखा कि वो एक ईमानदार ऐसा नौजवान था जो इस मुल्क को बदलने में वाकई यकीन रखता था। बाकी तो चेहरे पर चेहरे ओढ़े हुए बैठे हैं जो महात्मा बने बैठे हैं। लेकिन उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया पर कल्पना करके देखिए कि अगर इस मंच पर आदिवासी आवाज के रूप में जो जितेंद्र मीणा नहीं होते
तो क्या हमें पता चल पाता क्या कि किसी देश के जंगलों में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए आदिवासी क्या झेल रहे? अगर प्रोफेसर राजकुमार नहीं बोल रहे होते या पूर्व के वक्ता नहीं बोल रहे होते तो क्या आप जान पाते कि इस देश में दलितों की स्थिति क्या है? ये तो एक वानगी है, स्थितियां इससे भी भयावह है। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और ओबीसी समाज अभी भी पेंडुलम की तरह झूल रहा है। मैं उसको ये बात गुजारिश करता हूं कि माना कि तुम क्षत्रिय थे, माना कि तुम जमीन तुम्हारी, राजवंश तुम्हारे, ये सच है, मगर अगर तुम सब कुछ थे तो तुम्हारे जज क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने? ये मेरा सवाल है उनसे। इस आइडिया ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बचाने का मतलब यह है कि वर्तमान परिदृश्य में आप सवाल खड़े करिए कि इस देश में जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। इस देश को पता तो चले कि किनकी आबादी कितनी थी, कितने प्रोफेसर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने उद्योगपति, इस देश की जमीनों पर कितना मालिकाना हक, इस देश की संपत्ति पर मालिकाना हक, बैंक से मिला लोन और उस लोन को लेकर भाग जाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये बात तो पता तो चले इस देश को। जिसने इस देश को बनाया उनको इनमें से कुछ नहीं मिला और हमारे लोगों को धर्म के अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है। 20, 25 साल, 30 साल पहले हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे थे और आज त्रिशूल और तलवार इतनी आमादा हो गई कि सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर वाले भेजे जाओ बच्चा पढ़ाई करो और पता चला बेटा चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा लाउड स्पीकर लगाकर। यहां हम खड़े, ये भारत के संविधान ने बनाया था क्या? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जो इसकी लड़ाई थी उसे गुम करके, उसे नजरअंदाज करके भारत के संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है और इस देश की पूंजी को, इस देश के संसाधनों को थोड़े से चंद दोस्तों के हाथों बेचा जा रहा है। ये वर्तमान चुनौती है। इस चुनौती से बचने का रास्ता क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता होगा तो मैं लेकर जाऊंगा। मेरे पास अगर कोई रास्ता दिखता है तो वो भारत का संविधान दिखता है। एक ही रास्ता है। उस एक रास्ते में है क्या? जो लड़ाई हमारी विरासत की है, मुझे लगता है कि उस विरासत की लड़ाई में अगर शिक्षा सबसे प्राथमिक थी तो उसको तो नई शिक्षा नीति में बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर राजकुमार ने बोला है और उसमें अगर वक्त होता तो मैं और जोड़ के बता देता कि बचाने को अब शिक्षा में कुछ है ही नहीं। प्राइमरी स्कूल बर्बाद, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं वो सरकारी। मेरे जिले में 6 डिग्री कॉलेज थे सर, विनोद सर, 6 डिग्री कॉलेज सरकारी थे, उनमें लोग पढ़ते थे और आज की डेट में 12 उसमें विभाग ऐसे, 12 कुल विभागों में से 10 विभाग ऐसे जिसमें एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं और 10,000 शिक्षकों में से 5,000 शिक्षक, 6,000 एडहॉक हैं। मैं खुद 12 साल से एडहॉक हूं। आज तो उनके अखंड भारत के खिलाफ बोल रहा हूं, पता नहीं कल तक नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी मुझे नहीं पता। लेकिन भाई आपने बुलाया है कि भारत का संविधान और रखी है आपने बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति, तो मुझे लगता है कि उनसे हिम्मत लेकर के यहाँ आंख में आंख डाल करके सच कहना चाहिए। बुलडोजर आप झेल लीजिएगा, मैं तो सच बोल के जाऊंगा। तो उस शिक्षा में असल में बचाने को कुछ है ही नहीं और चूंकि शिक्षा बर्बाद होगी इसलिए एक अनियंत्रित अपढ़ कुपढ़ बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो गई है जिसको काम देना है, इसलिए उसको सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। कितने पढ़े लिखे घरों के लोग त्रिशूल तलवार लेकर जा रहे हैं? ये भारत के संविधान में नहीं था। भारत का संविधान एक वैज्ञानिक चेतना के डेवलपमेंट की बात करता है ना, तर्क विवेक की बात करता है ना। वो कहता है कि सबको सबकी इबादत का हक है, उनको इबादत करने दो। हमारे यहाँ तो चारवाक और लोकायत दर्शन भी हुए ना, हमारे यहाँ तो षट दर्शन में पदार्थवादी दर्शन भी थे ना, हमारे यहाँ तो कबीर भी थे, रविदास भी थे। मैं दोहे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विरासत ये है कि उन्होंने जो विरासत चुनी अखंड हिंदू राष्ट्र की, उस विरासत में केवल कर्मकांड, अंधविश्वास और वर्चस्ववादी हिंसावादी तत्व है। हमारी विरासत में तथागत बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अंबेडकर के हाथ में कलम का हथियार है। हम कलम और किताब वाले लोग हैं, उन्हें तलवार और त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। ये वर्तमान दौर की चुनौती है। अगर इस चुनौती से लड़ना है तो मुझे लगता है कि कलम और किताब, भले इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, देखते ही फॉरवर्ड करिए, शाम तक अच्छी खबर आएगी, नजरअंदाज कर देंगे तो बुरी खबर आएगी। आप जय भीम भी बोलते हैं, धीरे से फॉरवर्ड भी कर देते हैं, हो सकता है बुरी खबर ना आ जाए। मैं कहता हूं अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, भारत का संविधान और मंडल कमीशन, ये 4 किताबें फॉरवर्ड करिए। ये वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत देगा।
और शिक्षा ही लड़ाई को जीतने के काबिल बनाएगी। कलम और किताब से ही त्रिशूल और तलवार, बम, गोला बारूद, इन सब से आप लड़ सकते हैं, और यही आज के वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये लड़ाई हार गए तो भारत का संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बचेगा। दूसरी और आखिरी बात, उस लड़ाई के लिए तो चूंकि लंबी लड़ाई है, धीरे धीरे एजुकेशन का खतरा तो बाद में दिखता है ना आपको। इस लड़ाई के लिए अभी की जरूरत क्या है कि भारत के संविधान को किताब से निकाल कर अपने जहन में ले चलें। जैसे बाबा साहब ने कहा था, व्यक्ति पूजा नहीं करना, मैं तुम्हें मूर्तियों तस्वीरों में नहीं, किताबों में मिलूंगा, विचारों में मिलूंगा। भारत का संविधान एक विचार का नाम है, एक आइडिया ऑफ इंडिया का नाम है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के अपने एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर के हर सड़क चौराहे पर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी धर्म के नाम पर नफरत हो रही हो, जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी मारे जा रहे हो, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक नागरिक के तौर पर अगर उन आतताई भीड़ के सामने हम नहीं खड़े हुए तो हम साहब शिकार होंगे। आखिरी में जो बात उन्होंने कही थी कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि तटस्थता जैसा कुछ होता ही नहीं। निष्पक्ष और तटस्थ एक बेमानी शब्द है। कहा जाता है मीडिया, जुडिशियरी, न्यायपालिका, प्रोफेसर को तटस्थ होना चाहिए। नहीं साहब, प्रोफेसर को ज्ञान के पक्ष में होना चाहिए, अज्ञान के खिलाफ। मीडिया को जनता के पक्ष में होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ। एक जज और न्यायपालिका को अन्याय के खिलाफ होना चाहिए, न्याय के पक्ष में होना चाहिए। पक्ष के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हमारी खामोशी सत्ता को ताकत देती है। इस देश की बहुसंख्यक आवाम अहिंसक है। तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा का नाम है। उस सत्य और अहिंसा के विचार को लेकर अगर हम भारत के संविधान को नहीं बचा पाए, इस साझी विरासत को नहीं बचा पाए, साझे सुख और साझे दुख को नहीं जोड़ पाए, आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाए, तो यकीन मानिए और माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जहन में हम बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार को भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान।